नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11 सोना का अध्ययन कराने जा रही हूँ, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के विषय में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। इनके जो पिता हैं श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी, वो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे और इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने एमए संस्कृत प्रयाग विद्यापीठ से उत्तीर्ण की। इसके बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और फिर कुलपति नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महादेवी वर्मा विरह और वेदना की श्रेष्ठ कवित्री हैं और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें सन 1956 में पद्म भूषण और सन 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इस महान कवित्री का निधन सन 1987 में हो गया। तो बच्चों, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित सोना एक हिरण के बच्चे की कहानी है। हिरण के बच्चे के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने सोना का पालन पोषण किया। इस पाठ के माध्यम से सोना नामक हरिण यानी हिरण के शासक माने बच्चे का पालन पोषण किया गया है, जिससे उन्हें गहरा लगाव हो गया था। लगाव मतलब गहरा प्रेम हो गया था और उसकी मृत्यु के से गहरा आघात यानी दुख भी पहुंचता है उनको। पाठ का उद्देश्य बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम जागृत करना है। लेखिका कहती हैं, सोना की आज अचानक स्मृति मतलब याद हो आने का कारण है। क्या कारण है उसके याद आने का? लेखिका को आज सोना की अचानक याद क्यों आ गई? क्योंकि क्या कहती हैं लेखिका जी, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी ने मुझे एक हिरण मिला। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध मतलब जुड़ा हुआ रहने के कारण तथा अब बड़ा हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत मतलब बड़े स्थान की आवश्यकता है या विस्तृत स्थान चाहिए। क्या आप कृपया करके उसे स्वीकार करेंगी? क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास आपके यहाँ उसकी अच्छी भली भांति देखभाल हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। कई वर्षों पूर्व उन्होंने निश्चय ऐसा क्यों किया था बच्चों? उन्होंने निश्चय क्यों किया था कि मैं अब कभी हिरण नहीं पालूंगी? क्योंकि उन्होंने जिस सोना का पालन पोषण किया था उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था और तभी उन्होंने फैसला किया था कि मैं आगे जीवन में कभी भी कोई जीव नहीं पालूंगी। किंतु अब उनके परिचित ने उनसे कहा कि वो इस जीव को अपने पास रख लें, तो उस नियम को भंग किए बिना वो संभव नहीं था। तो वो सोना के बारे में बताती हैं, सोना ऐसे अचानक आई थी, परंतु अब तक अपनी शैशवावस्था यानी बचपन की अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही परसुप्त माने सोई हुई गति की बिजली की लहर देखने वाली आंखों में कौंध जाती थी। जैसे अचानक से बिजली चमकती है, जब बादलों में आप देखें बिल्कुल शांति हो और अचानक से बिजली चमकती है, तो ठीक उसी प्रकार वो भी दौड़ती थी। कैसी? अपनी पतली सुडौल टांगों से।
सब उसके सरल शिशु रूप से बहुत प्रभावित होते थे, परंतु उस बेचारे हरिण शावक, शावक का मतलब होता है बच्चा, हरिण माने हिरण का बच्चा, की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है। व्यथा मतलब दुख भरी कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की ऐसी ही निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और शव जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता यानी उसी समय जन्म देने वाली होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृतक हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठाकर लाए। क्या कह रही हैं कि पता नहीं तो कौतुक प्रियता यानी किसी उत्सुकता के कारण या दया के कारण, पता नहीं कैसे, कि मृतक हिरनी के साथ उसके बच्चे को भी उठा लाई। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिला, दूध पिला कर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सुस्मिता के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आना। और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। मुमूर्षु मतलब बहुत ही मतलब मरने योग्य स्थिति में, ठीक है। शावक अवांछित तो था ही, अवांछित जिसे कोई चाह न हो, जिसकी कोई चाह ही न हो। अवांछित क्या होता है? जिसकी चाह न हो। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ पड़ती थी और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, परंतु वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप यानी जो भी कार्यक्रम था एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के बीच पहले वह कौतुक मतलब उत्सुकता का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथी बन गई। साथी मैंने सहेली, साथी, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड के चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती, यानी भीतर बाहर घूमती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विधि कर्म संकुलता में यानी कामों की भीड़, कर्म संकुलता यानी कामों की भीड़ में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा टीका लगा देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। मेज में उसके पहुंचते ही
मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़ाते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। वो क्या पसंद करती थी? केवल बिस्किट। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती थी। तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्रिय था, यानी कुछ चावल रोटी उसको भी बहुत पसंद थी, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध मतलब लाइन में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती थी। वहाँ सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। जैसे हमारे पीरियड चलते हैं, आप सबके पीरियड चलते हैं, ठीक वैसे ही। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। मतलब वो कैसे स्नेह प्रदर्शन करती थी उनके प्रति? बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती थी। लेखिका से जो अपना स्नेह प्रकट करती थी सोना, तो वो कैसे करती थी कि कभी तो भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन करने के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती, फिर मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना भी नहीं होती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों को से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती थी। तो क्या क्या करती थी वो लेखिका के साथ? किस प्रकार से अपना प्रेम जाहिर करती थी, कैसे अपना प्रेम दर्शाती थी, ये सब एक्टिविटीज़ करके। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था, यानी अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। यानी गुरु भाई विद्यार्थियों को अध्यापक तो डांट देते हैं ना, लेकिन सोना को इस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना था। उसे तो वो तो केवल उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह भरा होता था, प्रेम भरा होता था। और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। ऐसी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत यानी डर के साथ और दयनीय बनकर दुबक जाता है, परंतु हिरन यह अंतर नहीं जानता। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता है क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधली कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा
सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य माने दोस्ती स्थापित कर ली। देखो क्या क्या थे लेखिका के पास। बिल्ली थी जिसका नाम क्या था, गोधुली। कुत्ते हेमंत और बसंत। कुतिया का नाम क्या था, फ्लोरा। तो ये सब सबसे पहले सोना को देखते ही क्या होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भाई उनके प्रति जो प्रेम था कि वो बढ़ जाएगा। ऐसा सोचा ना कि ये नया बंदा कौन आ गया परिवार में, स्थापित कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय मतलब मग्न हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी, यानी बड़ी होने लगी। उसके शरीर में पीताभ माने पीले रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल हो गई, मजबूत हो गई। खुरों से कालेपन में चमक आ गई, जो खुर थे उसके कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा माने गर्दन अधिक बंकिम माने टेढ़ा होना, टेढ़ी और लचीली हो गई, जिसमें लचक उत्पन्न होती है, फ्लेक्सिबल जिसको आप बोलते हैं। पाठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची काजल की लाइन में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो गया हो। स्फुरण मतलब कंपन या फड़कना, जैसे बिजली चमकती है ऐसे। इस बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरा कौन थी, उनकी कुतिया का नाम था फ्लोरा। तो उसने कितने बच्चों को जन्म दिया, 4। और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय में यानी आश्चर्य में से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना ही सम्मिलित हो गया, यानी वो रोजाना फिर उन्हीं पिल्लों के पास जाकर लेट जाती। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त मतलब निश्चिंत भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उसकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। यानी जब पिल्ले बड़े हो गए, उनकी आंखें खुलने लगी, तो उन्हें भी अपनी सेना में ही सम्मिलित कर लिया। और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रहती। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। जो लेखिका थी वो बद्रीनाथ जाने लगी। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्ति न अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उससे उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुराग मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई,
तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। यानी आने को जैसे उन्हें पता लगा तो उनमें शोर मच गया, खुशी की लहर दौड़ गई। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों? वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उससे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इस आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? जो माली ने सोना को रस्सी में बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर, यानी वो भूल गई कि वो रस्सी में बंधी हुई है, और बहुत ऊंचाई तक छलांग लगाई, यानी बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह केवल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ा। तो बच्चों, ये थी सोना की कहानी जो महादेव जी वर्मा द्वारा पाली गई थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको और अच्छे से रीड करके समझ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।